टारगेट मुकेश की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 का कौन सा चैप्टर है, तो कोई चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों। 8 चैप्टर का नाम है गांव शहर और व्यापार। गांव शहर और व्यापार। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी एनसीईआरटी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी 6th क्लास 6 के नाम से ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोहे के औजार और खेती के बारे में जानेंगे। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कितने साल पहले शुरू हुआ था? तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। यानी कि जो कब्र होती थी उनके अंदर भी औजार और हथियार मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और ये है कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल, ये वाला हल है कि फल शामिल है, यानी कि शामिल हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। क्या किया गया दोस्तों? तो कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है हो जाता है गाँव में कौन रहते थे। तो गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लाला, साधारण हवावाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास केडिसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे? ग्राम भोजक। प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनकी ज़मीनों पे इनके दास और मजदूर जो थे वही काम किया करते थे। वो क्या किया करते थे दोस्तों? तो काम किया करते थे। अब देखेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना आहत सिक्के हैं, यानी कि जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं। ये सिक्के देख सकते हैं आप, इस टाइप के कुछ सिक्के होते थे जिन्हें क्या बोला जाता था? आहत। जो करीब 500 साल चले। जो कितने साल तक चले थे? 500 साल तक चले थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। और ये कितने वर्ष तक चले अगर आपसे पूछा जाए तो ये 500 वर्षों तक चले। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। यह 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहता था, यानी कि एक महत्वपूर्ण नगर रहता था। मथुरा की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन,
जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि पूर्व में मथुरा में क्या चीज़ें बनाने के लिए फेमस थी, तो मूर्तियों बनाने के लिए फेमस था मथुरा। आपको याद रखना है मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में आगे देखेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कृष्ण भक्ति की एक क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट फैक्ट है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। दोस्तों, जितना बताऊंगा इम्पोर्टेंट फैक्ट सिर्फ उतना ही लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो सामान्यतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एलोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइल पात्र भी कहा जाता है। इसे मुहर लगे सांची पर गीले चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, यानी कि मिट्टी से इनको बनाया जाता था। मिट्टी से इन्हें बनाया जाता था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसे अच्छे से देखेंगे। रेशम मार्ग और कुषाण कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। यानी कि जो रेशम मार्ग था उसकी बात हो रही है। तो कुछ बड़े बड़े शासक इस पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। यानी कि जो टैक्स मिलता था वो बहुत अधिक मिलता था इस रास्ते पर। तो इसलिए कुछ बड़े बड़े शासक इस पर नियंत्रण करना चाहते थे। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से भी सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो कौन से थे मुख्य शक्तिशाली केंद्र? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में
सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमान साम्राज्य तक पहुँचता था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।